गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में आपका नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। In this chapter, we should know first about the meaning, objective of cost accounting. The objective of cost accounting is to find out total cost and per unit cost. That we should know why we are calculating cost and we are doing accounting for cost to find out the total cost and per unit cost. In different manufacturing businesses, product and services, उनकी जो लागत है निर्धारण के लिए, उनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट निर्धारण की विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। क्लियर कि हमारे लिए विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं, जैसे सपोज इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग सम अदर डिफरेंट सपोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेशन टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट फॉर इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। हमको लागत को निर्धारित करना है, इसलिए हम कुल लागत को और प्रति इकाई लागत को ज्ञात कर रहे हैं। अब जो इकाई है, जो यूनिट है, यूनिट या फिर आपकी जो उत्पादन लागत निर्धारण की विधि भी उनमें से एक है। तो इस केस में व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, द वन ऑफ द मेथड इज इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट मेथड इज यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि। तो ये जो मेथड है, यह विधि उन संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जहां पर उत्पादन की इकाइयां समान प्रकार की होती हैं। तो दिस मेथड इज यूजफुल ओनली दोज यूनिट्स, दोज बिजनेसेस वेयर उत्पादन की इकाइयां, द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर सेम, जहाँ पर एक ही तरीके की उत्पादन इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है एंड द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूअस, कि उत्पादन प्रक्रिया भी निरंतर चलती जा रही है और लागत इकाइयाँ भौतिक एवं प्राकृतिक रूप से समान रहती है। फिजिकली एंड नेचर वाइज वो एक समान ही रहती हैं। जैसे ईंट के जो भट्टे हैं, कोयले की खाने हैं, बाय नेचर वो हैं, प्राकृतिक रूप से भी हैं और फिजिकल रूप से भी हैं। तो ऐसे बिजनेसेस में आप यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करोगे, क्योंकि इसके अंतर्गत उत्पादन की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी आप ज्ञात करोगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द हेरोल्ड जे वेल्टन, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड। आपका चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। अब क्योंकि यूनिट है तो हम सिंगल आउटपुट यूनिट मान लेते हैं। सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग बाय द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वेयर मैन्युफैक्चर इज कंटिन्यूअस एंड द यूनिट्स आर आइडेंटिकल और कैन बी मेड बाय मीन्स ऑफ रेशियो। ठीक है, हेरोल्ड जे वेल्टन के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन है। आप और डेफिनेशन भी देख सकते हो। सिंगल और आउटपुट यूनिट कॉस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन दोज बिजनेस वेयर आर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज टर्न, एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, टर्न आउट एंड इट इज डिजायर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी डेफिनेशन दे रखी हैं बार्टली बॉय के शब्दों में कि इकाई अथवा उत्पादन लागत प्रणाली का प्रयोग उस व्यवसाय में किया जाता है जहाँ प्रमाप उत्पाद तैयार किया जाता है, जहाँ पर स्टैंडर्ड टाइप का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, या फिर उत्पादन की आधारभूत इकाई की लागत याद करनी हो। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन। फिर उसके बाद है आपका कॉस्ट कलेक्शन, लागत संग्रहण। तो उत्पादन लागत या इकाई लागत निर्धारण के लिए व्ययों के अनुभाजन व विश्लेषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समस्त व्यय उसी वस्तु से संबंधित होते हैं
और यदि एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न श्रेणियों, आकार या अगर वैरायटी में होता है तो व्ययों के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का है कि वो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है और सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी एनालिसिस की। पर अगर आपका जो उत्पादन है अलग अलग श्रेणियां हैं, उसकी कैटेगरी हैं, साइज़ है, वैरायटी है, तो आपकी जो एक्सपेंस जो कॉस्ट है वो के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होगी, जिसमें अलग अलग आप कैटेगरी करोगे, साइज़ या किस्म, क्वालिटी का उचित व्यय ज्ञात किया जाएगा। कुल लागत को, आपकी टोटल कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स के अंतर्गत आप उसको बांट दोगे। तो इसी प्रकार एक निश्चित अवधि की कुल लागत उत्पादन लागत में उस अवधि में निर्मित इकाइयों का भाग देने से आप पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट कर लोगे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप एक कॉस्ट शीट भी तैयार करोगे, जिसमें कॉस्ट शीट में क्या क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। ठीक है, ये अब मैं बहुत पहले भी आपको समझा चुकी हूँ डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आ जाता है, फिर भी आप थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में देखिए, डायरेक्ट मटेरियल में वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स ऑन ऑक्ट्राई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम के लिए राशि ज्ञात करने के लिए आपको पहले ओपनिंग स्टॉक और निश्चित सामग्री की क्रय की गई सामग्री को जोड़कर जो मैंने आपको बता दिया वही है सारा इसके अंदर। डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है। अब डायरेक्ट वेजेस में वही वेजेस शीट बनाओगे आप, वेजेस अब्स्ट्रैक्ट से ज्ञात करोगे। और अगर यदि एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो लेबर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर में डिवाइड करके आप डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष श्रम लागत को मूल लागत में और अप्रत्यक्ष श्रम लागत को कारखाना लागत में सम्मिलित कर लोगे। अगर इस तरह से किया जा रहा है तो आपके डायरेक्ट लेबर को मूल लागत में, प्राइम कॉस्ट में, और इनडायरेक्ट लेबर को फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड कर लोगे। और यदि विभिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पादन हो, ये तो केस था जब एक ही तरह की वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, और अलग अलग हो तो प्रत्येक उत्पाद की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत ज्ञात की जाएगी और प्रत्यक्ष श्रम लागत को विभिन्न प्रकार की वस्तु में अनुवादित कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। इस तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऐसे व्ययों का उत्पादन विशेष से सीधा संबंध होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं सामान्यतः वित्तीय लेखों से ही ज्ञात किए जाते हैं। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं, ऐसे वे अधिकार शुल्क, उत्पादन शुल्क, नक्शा या डिज़ाइन बनवाने के व्यय, विशेष सांचे इत्यादि के ही हो सकते हैं। फिर फोर्थ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट के अलावा जिन व्ययों को कुल लागत में शामिल किया गया है उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय या उपरिव्यय कहते हैं। प्राइम कॉस्ट के अलावा के अतिरिक्त जिन व्ययों को कुल लागत में भी शामिल कर लिया गया है उन्हें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स कहते हैं। और इनका जो आप क्लासिफिकेशन करोगे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टाइटल्स में करोगे और कॉस्ट सूची में दर्शा दोगे। और इन एक्सपेंसेस की राशि वित्तीय लेखों के आधार पर ही ज्ञात की जाती है। और इन व्ययों के करने से पहले ही यदि वस्तु की लागत ज्ञात करनी है तो पिछले अनुभव के आधार पर इनकी राशि अवशोषण की किसी उपयुक्त विधि के द्वारा भी आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है इसमें कॉस्ट यूनिट। क्योंकि किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने से पहले किसी न किसी लागत इकाई का निर्धारण अवश्य ही किया जाएगा। क्योंकि आप किसी वस्तु की लागत निर्धारित करना चाह रहे हो तो उससे पहले आप किसी बेस को तो लोगे, किसी लागत इकाई का निर्धारण अवश्य किया जाएगा ताकि कुल उत्पादन की निश्चित इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक इकाई लागत ज्ञात की जा सके। तो लागत कॉस्ट यूनिट से मतलब क्या है, इससे तात्पर्य उत्पादन सेवा की मात्रा की इकाई से है। प्रोडक्शन या सर्विस की जो मात्रा है, सेवा की मात्रा है, उसकी यूनिट से है जिसके संबंध में लागत ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, जैसे आप खान का उत्पादन है तो कैसे करोगे, इकाई क्या है इसकी, प्रति टन। ईंट है, ईंट कैसे कैलकुलेट करते हो, प्रति 1000 ईंटें। चीनी है, क्विंटल में है। दूध है, लीटर में है। तो समझ गए आप कि हमको पहले कॉस्ट यूनिट के लिए पहले वो यूनिट तो डिसाइड करनी पड़ेगी, कुछ बेस लेना पड़ेगा कि जिसके आधार पर हम यूनिट को, जिसके आधार पर
किसी लागत इकाई का निर्धारण करना है कि वस्तु की लागत हमको ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हमें पर यूनिट जो इकाई है वो पता होनी चाहिए। कोयले के लिए प्रति टन, सीमेंट के लिए भी टन, आपका जो कॉटन है क्विंटल के हिसाब से है, कागज़ है रिम के हिसाब से होता है या प्रति किलोग्राम, आटा है क्विंटल के हिसाब से, लिकर है प्रति बोतल के हिसाब से, स्टील है प्रति टन और चाय है वो क्विंटल के हिसाब से। तो ये है हमारी कॉस्ट यूनिट की यूनिट्स, ठीक है।